हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के करंट अफेयर 2022 स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। मेरा जो पहला वीडियो था वो आपने बहुत पसंद किया था, बहुत अच्छे हमने क्वेश्चंस किए थे, उसमें 10 क्वेश्चन किए थे। तो इसमें भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चंस की जो संख्या है, जो नंबर है, वो कम रख रहा हूँ, जिससे आप काफ़ी अच्छे से उन्हें समझ सकें। आराम आराम से हम पढ़ रहे हैं, आराम आराम से समझ रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन करके हम पूरे साल के एनवायरनमेंट इकोलॉजी करंट अफेयर कब कवर कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये स्टेट पीसीएस के लिए है। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत आप स्टेट पीसीएस सारथी हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। ये स्टडी आईक्यू का पीसीएस के लिए विशेष चैनल है। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 2। यहां पर ई अमृत पोर्टल की बात की गई है। तो ई अमृत पोर्टल के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है? ई अमृत पोर्टल ये इंडिया ने लॉन्च किया था। COP26 समिट, जो यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क क्लाइमेट, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका COP26 सम्मेलन जो ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में, यूके में, वहां पर हमने लॉन्च किया था। दूसरा, इस ई अमृत पोर्टल का पर्पस ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जो है हम सबको बताएं, अवेयरनेस फैलाई जाए। और ये पोर्टल नीति आयोग ने यूके इंडिया जॉइंट रोड मैप 2030 के तहत लॉन्च किया है। यानी इट इज अ पार्ट ऑफ यूके इंडिया जॉइंट रोड मैप 2030। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? आइए देखते हैं। तो इसमें ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ई अमृत की फुल फॉर्म क्या है? ई मतलब तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक, राइट। अमृत की फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। तो ये फुल फॉर्म है ई अमृत की। ई एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी। ई मोबिलिटी का मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट करने हैं, तो ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। तो ये ध्यान रखना है आपको, ई अमृत। और हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए इंडिया में एक स्कीम भी चला रखी है, फेम स्कीम। फेम स्कीम को कौन सा मिनिस्ट्री चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, भारी उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा फेम योजना शुरू की गई थी। और ये यूके इंडिया जॉइंट रोड मैप के तहत किया गया, ये भी ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में अवेयरनेस फैलाएगा, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। आइए अगले सवाल पे आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ये दूसरा राज्य बना है, सेकंड स्टेट है, जिसने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को रिकॉग्नाइज करा, और कांगर वैली नेशनल पार्क में इसने किया है। तो अब आपको बताना है इसके विद रिगार्ड कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ओडिशा भारत का पहला राज्य था जिसने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स दिए थे, ठीक है, तो एक नेशनल पार्क के अंदर। और दूसरा स्टेटमेंट है, ये जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स दिए जाते हैं, ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 के तहत दिए जाते हैं, और इसको गवर्न करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन ठीक है। पहले आप ये समझिए कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स देने का मतलब क्या होता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट मतलब, एक मान लीजिए जंगल है, उस जंगल के अंदर जो ट्राइबल लोग रहते हैं, ठीक है, जो ट्राइबल लोग रहते हैं, आप उन्हें रिसोर्स राइट्स दे रहे हैं। यानी कि जंगल के जो रिसोर्सेज हैं, जंगल में जो पेड़ हैं, जो लकड़ियां हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, टिम्बर है, उन सब पे ट्राइबल्स का भी राइट है, कानूनी अधिकार है। तो जो ट्राइबल राइट्स हैं वो ओडिशा ने दिए थे। कहां पे दिए थे? सिमलीपल नेशनल पार्क में दिए थे। सिमलीपल नेशनल पार्क में ओडिशा ने ट्राइबल राइट्स दिए थे। ओडिशा ऐसा करने वाला पहला था, और छत्तीसगढ़ जो है वो दूसरा है। छत्तीसगढ़ ने कांगर वैली नेशनल पार्क में ये राइट्स दिए हैं। इज दैट अंडरस्टूड? और कांगर जो है वो एक नदी का नाम है, और ये नदी कहां पे फ्लो करती है? छत्तीसगढ़ में फ्लो करती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये छत्तीसगढ़ में कौन सा ऐसा वाटरफॉल है जो कांगर नदी बनाती है, कांगर एक्चुअली एक नदी का नाम है, उस नदी की वैली में है ये नेशनल पार्क, तो कांगर वैली नेशनल पार्क बोलते हैं। और कांगर नदी बनाती है छत्तीसगढ़ में एक वाटरफॉल जिसे हम बोलते हैं तीरथगढ़ वाटरफॉल।
तीरथगढ़ वाटरफॉल। तो छत्तीसगढ़ में दो वाटरफॉल हैं जो बहुत फेमस हैं। एक इंद्रावती नदी बनाती है जिसे बोलते हैं चित्रकूट वाटरफॉल। तो चित्रकूट वाटरफॉल को इंद्रावती नदी बनाती है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन एकदम ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है वो तो ठीक है 2006 की, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसे गवर्न नहीं करता, इसे करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ये जो गवर्न कर रहा है, ये जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये आंसर हो गया इसका ओनली ए इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए, सिर्फ स्टेटमेंट पहला जो है वो ठीक है। यहां पे आपको चलिए एक दो मैं और बताता हूं चीजें। अगर आपसे ये पूछें कि ओडिशा में जो ट्राइब है सिमलीपल नेशनल पार्क में, वो कौन सी ट्राइब रहती है, तो उसका आंसर हो गया मैनकिडिया ट्राइब। ओडिशा में जो मैनकिडिया ट्राइब है वो रहती है सिमलीपल नेशनल पार्क के अंदर। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये एकदम लेटेस्ट ब्रांड न्यू टाइगर रिजर्व बना है, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। पहला, ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है और बुंदेलखंड का पहला है और ये चित्रकूट में है, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भी यूपी में पाया जाता है। अमानगढ़, आइए देखते हैं। देखो यूपी में ना 3 टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से हैं। एक तो है दुधवा, और दुधवा नेशनल पार्क भी है एक। फिर एक है पीलीभीत, यूपी में एक ही नेशनल पार्क है वो है दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बना दिया था। एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और एक है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। तो ये यूपी का चौथा है, ये ठीक है। ये चित्रकूट में है, ये भी ठीक है। और ये बुंदेलखंड का पहला है, ये भी ठीक है। और अमानगढ़ जो है वो भी यूपी में है, ये भी ठीक है। तो आंसर है दोनों स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। और ये रानीपुर जो टाइगर रिजर्व होगा, ये कौन सा टाइगर रिजर्व होगा, तो ये 54th टाइगर रिजर्व होगा इंडिया का। वैसे काउंटिंग पे अभी आप मत जाइए क्योंकि अभी बहुत सारे नए टाइगर रिजर्व बन रहे हैं, तो काउंटिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है डेफिनेटली। तो अभी आप ये याद मत रखिए कि ये 54th है, क्योंकि ऑफिशियल काउंटिंग जो है वो एनटीसीए देगा। हाँ, 52 की कंफर्म कर रखी है एनटीसीए ने। जो भारत का 51st बना था वो था मेघमलई श्रीविल्लिपुत्तूर तमिलनाडु में, और जो 52वां बना है 51वां था मेघमलई श्रीविल्लिपुत्तूर, और 52वां कौन सा था, 52वां था रामगढ़ विषधारी जो कि राजस्थान में बना है। तो ये जो दो हैं ये कंफर्म है। लेकिन 53 गुरु घासीदास बोल रहे थे, लेकिन अभी उसका एनटीसीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उसका ओवरऑल नंबर क्या है रानीपुर का, उसका थोड़ा सा वेट करिए। और यहां पे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आप ये तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हो गए थे, मतलब उत्तराखंड जब उस समय उसे उत्तरांचल बोलते थे, तो ये नया राज्य बना था उत्तराखंड सन 2000 में। 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर को हर साल उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है, स्टेटहुड डे मनाता है। तो 2000 जो साल है उसमें उत्तराखंड अलग हो गया, और जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तराखंड के पास चला गया, लेकिन पूरा नहीं गया। जिम कॉर्बेट का थोड़ा सा हिस्सा यूपी में रह गया और उसको बोलते हैं अमानगढ़। यानी अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो जिम कॉर्बेट ही है, लेकिन यूपी वाला। इज दैट अंडरस्टूड। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जिम कॉर्बेट का वो हिस्सा जो यूपी में है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब दो राज्य अलग होते हैं तो उसमें उनके नाम वो चेंज कर देते हैं अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी के लिए। एक एग्जाम्पल और देता हूं। मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं संजय दुबरी नेशनल पार्क। संजय गांधी नहीं, संजय दुबरी। संजय गांधी जो है वो बोरीवली मुंबई में है, तो संजय दुबरी। अब क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया 2000 में, ठीक है। सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया मध्य प्रदेश से, और 1 नवंबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो संजय दुबरी का कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में आ गया, और उसे हम बोलते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ ने उसका नाम गुरु घासीदास के नाम पे रखा। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो किसका हिस्सा है,
संजय दुबरी का हिस्सा है, वो हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में आ गया। इस तरह के काफी सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, वो करेक्ट है? ये अभी अभी न्यूज में थी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो न्यूज में थी। तो पहला, कर्मा झीरी सेंचुरी। कर्मा झीरी सेंचुरी जो है वो पेंच टाइगर रिजर्व से लगती है महाराष्ट्र में। वैसे आप ये तो जानते होंगे कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये 2 स्टेट्स में है, एक मध्य प्रदेश और एक महाराष्ट्र। ये दोनों में है। महाराष्ट्र में ये नागपुर में है और मध्य प्रदेश में ये मेनली सियोनी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आता है, सियोनी। तो पेंच टाइगर रिजर्व के एडजेसेंट लगती है कर्माझीरी सेंचुरी महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन सही नहीं है। हाँ, ये पेंच टाइगर रिजर्व से तो लगती है लेकिन महाराष्ट्र वाला नहीं, मध्य प्रदेश वाला। तो इसमें मध्य प्रदेश होना चाहिए। और कर्माझीरी सेंचुरी नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है कहां पर? महाराष्ट्र। कहां पर? महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। मैं रिपीट करता हूं, कर्माझीरी एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है मध्य प्रदेश में। और उसके बाद करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 1981 में बनी थी सोन चिरैया को बचाने के लिए। सोन चिरैया जो बर्ड होता है उसको कंजर्व करने के लिए। तो क्या ये ठीक है? करेरा इसलिए बनी थी। तो याद रखिए, जो करेरा है वो सोन चिरैया के लिए ही बनी थी। ये बिल्कुल ठीक है। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी अभी डीनोटिफाई कर दिया गया है, यानी अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं रही क्योंकि सरकार ने इसे डीनोटिफाई कर दिया है। ये भी ठीक है। तो मध्य प्रदेश में तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, दूसरा और तीसरा ठीक है। तो आंसर है इसका स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन सी आंसर है। आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, मध्य प्रदेश में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? 24। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में एक नई बन गई, और वो नई कौन सी बन गई? कर्माझीरी। पेंच टाइगर रिजर्व से लगती है, सियोनी में बनी है। कर्माझीरी तो नई बन गई। तो 25 हो जानी चाहिए थी क्योंकि पहले 24 थी, लेकिन नहीं, करेरा को डी नोटिफाई कर दिया है। करेरा भी मध्य प्रदेश में है और करेरा को डी नोटिफाई कर दिया है, तो टोटल नंबर 24 ही है। एक नई बन गई और एक खत्म कर दी, तो टोटल नंबर अभी भी 24 ही है। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को खत्म कर दिया है और कर्माझीरी को बना दिया है। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब आते हैं अगले सवाल पे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो निहोंशु के बारे में ठीक है? निहोंशु खबरों में था और इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? पहला, ये एक बेवरेज है जो कंज्यूम करी जाती है, यानी कि पेय पदार्थ है जापान का, इसको निहोंशु बोलते हैं। दूसरा, ये पहली बार है कि किसी जापान के उत्पाद को जीआई टैग के लिए उसने फाइल किया है चेन्नई में, जीआई टैग के लिए। तो ये जो है दोनों स्टेटमेंट ठीक है, आंसर है बोथ 1 एंड 2। पहला, क्या ये जापान की बेवरेज है? हाँ, ये बेवरेज है, तो ये ठीक है। और दूसरा, ये पहली बार है कि जापान का कोई प्रोडक्ट है, जापान चाहता है कि इसको जीआई टैग मिले। और निहोंशु किससे बनती है? ये एक तरह की ड्रिंक होती है, एक तरह की ये, राइट। तो ये बनती है चावल से, यानी राइस, और पानी भी होता है इसमें। इसके अलावा कोजिकिन, ये एक तरह का फंगस होता है कोजिकिन, उससे ये बनती है। तो इन 3 चीजों से बनती है। मेनली ये राइस को फर्मेंट करके बनती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी अभी वाराणसी का जो कोर्ट है उन्होंने एक प्ली रिजेक्ट कर दी। ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसमें कार्बन डेटिंग के लिए एक पीआईएल फाइल किया गया था, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल किया गया था कि जो शिवलिंग है वहां पर है और इसलिए कार्बन डेटिंग करवाई जाए। तो कार्बन डेटिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? ठीक है। पहला, कार्बन डेटिंग जो मेथड होता है उससे आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के जो मटेरियल हैं, जैविक और गैर जैविक, दोनों की उम्र का पता लगा सकते हैं। ठीक है, यह है स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा, जो कार्बन का आइसोटोप सबसे ज्यादा एबंडेंट है वो है C14। C14 जो है आप जानते हैं एक C12 भी होता है और एक C14 भी होता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में वो C14 होता है कार्बन का। कार्बन डेटिंग जो होता है उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, जैसे चट्टाने, राइट, जैसे शिवलिंग है। शिवलिंग क्या है? वो भी एक तरह का चट्टान है, रॉक है, पत्थर है, जनरली पत्थर का ही बनता है शिवलिंग। तो उसकी उम्र का पता लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कार्बन डेटिंग का। कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग थिंग्स जैसे चट्टान,
उनकी उम्र पता लगाने के लिए नहीं कर सकते। आइए देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। कार्बन डेटिंग का जो इस्तेमाल होता है वो सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए होता है, इनऑर्गेनिक के लिए नहीं होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जो कभी जीवित था, ठीक है। जैसे जैसे मान लो ऑर्गेनिक मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स मतलब लिविंग, जैसे पौधे हैं, तो पौधे जो हैं पत्तियां वगैरह वो फॉसिल बन गई, या इस तरह की कोई चीजें, पेड़ वगैरह थे या जानवरों की लाश थी कोई, वो दबी रह गई, उन सब की उम्र का पता लगा सकते हैं हम कार्बन डेटिंग से। तो कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए होता है, इनऑर्गेनिक के लिए नहीं होता है। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है इसीलिए, क्योंकि यहां लिखा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के लिए होता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। कार्बन का जो सबसे एबंडेंट आइसोटोप होता है वो C14 नहीं C12 होता है, ठीक है, C12 होता है। और C14 तो बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर में। कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम नहीं कर सकते, यह स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ स्टेटमेंट 3 ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन डी, ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इनकी 5वीं असेंबली अभी अभी हुई थी, इंडिया में इनॉग्रेट हुई थी। इनकी असेंबली जो होती है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी डिसीजन लेने की बॉडी होती है, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, असेंबली बोलते हैं उसे। तो इनकी जो 5th असेंबली मीटिंग है वो इंडिया में हुई थी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब बना था तो 2015 में बना था, जब पेरिस में UNFCCC जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका सम्मेलन चल रहा था। तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि COP21 बोलते हैं उसे। COP21 जो है वो पेरिस में हुआ था, जहां पे पेरिस एग्रीमेंट जो है फ्लोट किया गया था। तो वहां पे लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और आपको बता दूं, इसको बनाने में प्रधानमंत्री मोदी का हाथ था, और फ्रांस के उस समय जो राष्ट्रपति थे फ्रांसोआ होलैंड, इन्होंने मिलकर शुरू किया था ये। यानी इंडिया और फ्रांस ने शुरू किया था ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, और फिर बाकी कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ है, पर्यवेक्षक। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये ऑब्जर्वर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है। और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये प्रोजेक्ट जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर आता है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, हाँ ये भी ठीक है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये तीनों ही स्टेटमेंट एकदम ठीक हैं। और आपको यह भी बता दूं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा। देखो, दो ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में है, एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और एक है CDRI। CDRI का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CDRI बोलते हैं कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बस ये दो ही ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में है, बाकी किसी का भी इंडिया में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और ये अगर पूछें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य ये है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करी जाए, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में, खास तौर पे सोलर एनर्जी में, क्योंकि सोलर के लिए ही बना है ये। तो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट दुनिया में मोबिलाइज करी जाए, अनलॉक की जाए 2030 तक। अब आते हैं अगले सवाल पे। अभी अभी पहली बार 2022 में 12 अक्टूबर के दिन दुनिया में पहली बार मनाया गया फर्स्ट वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे। और स्लॉथ बियर को हम मेलुरसस यूरसिनस बोलते हैं। तो जो भी ये एनिमल न्यूज में आते हैं, इनका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना चाहिए। तो स्लॉथ बियर, ये एक भालू होता है। स्लॉथ बियर एक अलग तरह का भालू जो है वो होता है, जो देखने को मिलता है इंडिया में। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है स्लॉथ बियर के बारे में? स्लॉथ बियर जो होते हैं वो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया और उसके जो आसपास के देश हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ये स्टेटमेंट जो है ये एकदम ठीक है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, नेपाल में मिलते हैं, श्रीलंका में मिलते हैं, लेकिन इनकी 90% पॉपुलेशन इंडिया में मिलती है। 90% पॉपुलेशन इनकी इंडिया में होती है। ये भारत में जो हैं जम्मू कश्मीर को छोड़ के और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूं
तो दे आर फाउंड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट, ये भी ठीक है। ये ज्यादातर स्टेट्स में, ज्यादातर पार्ट ऑफ इंडिया में मिलते हैं। इनका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है? नहीं, इनका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1 and 2 ठीक है, तो आंसर है ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये जो स्लॉथ बियर होते हैं इनको हमने प्रोटेक्शन दी हुई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा हुआ है, और ये जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलते, बाकी इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में मिलते हैं और इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। आपने सुना होगा मदारी भालू नचाता था, तो मदारी जो होते हैं भारत में वो इन्हीं भालू को ट्रेन करते थे, स्लॉथ बियर। और यहां एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, इंडिया में एक ही सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो स्लॉथ बियर को बचाने के लिए है, और वो कौन सी है? वो है दारोजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी भी बोलते हैं। और दारोजी जो स्लॉथ बियर सेंचुरी है वो कहां पर है? ये एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दारोजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या जिसे हम दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी बोलते हैं, ये कर्नाटका में है। ये कर्नाटका में है, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये इंडिया की ही नहीं, एशिया की पहली स्लॉथ बियर सेंचुरी है, और इंडिया में एक ही स्लॉथ बियर सेंचुरी है। ठीक है, ये हम्पी जो आता है, हम्पी, अभी तो हम्पी विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में चला गया, पहले बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में आता था, क्योंकि कर्नाटका में नया डिस्ट्रिक्ट बना है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट, तो वो बल्लारी से ही अलग होकर बना है। तो हम्पी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कर्नाटका में 2 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, एक हम्पी और एक पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो जैसे कि विरूपाक्ष टेम्पल, वो पट्टाडकल ग्रुप ऑफ वैरायटी में आता है। तो हम्पी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है ये दारोजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर आप कभी हम्पी विजिट करें तो दारोजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर जाना, वहां पे आप स्लॉथ बियर को देख सकते हैं। अगला जो सवाल है हमारा वो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के बारे में है। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट अभी अभी न्यूज में आया था, तो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम और हमारी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, दोनों सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट में पार्टनर्स हैं, यानी दोनों मिलके जो हैं वो इसको चला रहे हैं, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट को। और इसका जो फंड करता है इसको, वो करता है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड, राइट। आइए देखते हैं सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है क्या वैसे। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट में सरकार स्नो लेपर्ड को बचाने का काम करती है। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है। तो पहला ऑप्शन गलत है। इसे हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जरूर चलाती है, लेकिन यूएनईपी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि यूएनडीपी के साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर, ना कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर। ओके, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, इसको फंड करता है ग्रीन क्लाइमेट फंड, यह स्टेटमेंट भी गलत है। ग्रीन क्लाइमेट फंड इसके लिए पैसा नहीं देता, इसके लिए ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी पैसा देती है। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ना कि ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी कब बना था? ये 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुआ था उसमें बना था ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। तो इसके लिए जो पैसा देता है वो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी देता है। तो दोनों इसमें स्टेटमेंट गलत हैं, तो आंसर है नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव। क्लियर। और ये सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? तो याद रखिए, ये स्नो लेपर्ड को बचाने का काम तो करता ही है, उसके हैबिटेट को बचाने का काम करता है, साथ ही साथ हमारे हिमालयाज में, हिमालयाज को बचाने का काम करता है। हिमालयाज में जो हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है, लाइवलीहुड थ्रेटन हो रहे हैं, इलीगल ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, उन सबको भी ये रोकता है। तो ये प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च हुआ था, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। ये था हमारा सेट नंबर 2 एनवायरमेंट इकोलॉजी करंट अफेयर्स के सीरीज का। ये सीरीज आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेज आप लोगों के आए हैं, तो मुझे खुशी है। पीसीएस में जो हम क्वालिटी दे रहे हैं, एकदम अनबीटेबल क्वालिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उसके पीछे हमारा बहुत सारा एफर्ट लगता है, नो डाउट, लेकिन हमें खुशी मिलती है जब भी हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। मुझे एक वो रहेगी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताना। कमेंट जितने ज़्यादा होते हैं उनको देख के, मैं ये नहीं कह रहा वीडियो को लाइक करिए, सब करिए, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट जरूर लिखिए कि सर हाँ, हमें वीडियो अच्छा लगा। और पिछले वीडियो पे 200 से ज़्यादा कमेंट थे, तो देख के मुझे मज़ा आ गया, राइट। अब अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो मैं आपसे हर बार की तरह 6 सवाल पूछूंगा। पूछूं? चलिए शुरू करते हैं। पहला, जो ई अमृत पोर्टल है, ठीक है, इसमें टी की फुल फॉर्म क्या है?
ई अमृत में टी की फुल फॉर्म क्या है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व है इसका दूसरा नाम क्या है, इसको और किस नाम से जानते हैं, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि ओडिशा पहला राज्य था ट्राइबल लोगों को कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट देने वाला, लेकिन ओडिशा ने वो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट जो दिए थे वो कौन से नेशनल पार्क में दिए थे और वहां पे कौन सी ट्राइब रहती है, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। मेरा जो चौथा क्वेश्चन आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि जो करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी मध्य प्रदेश में 1981 में, वो कौन से बर्ड को बचाने के लिए बनी थी, जिसको अभी अभी डी नोटिफाई किया गया है। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस बर्ड को बचाने के लिए बनी थी, राइट, ये मेरा पांचवा क्वेश्चन है। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है वो किस साल में लॉन्च हुआ था, किस साल में लॉन्च हुआ था। और एक और पूछ लेता हूं, भारत में स्लॉथ बियर को बचाने के लिए एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो उसका नाम क्या है और वो कौन से राज्य में है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो इन क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। बहुत जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 3 में। और एक और खुशखबरी आपके लिए, पीसीएस सारथी चैनल पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर के भी मैं इसी तरह के हाई लेवल के पीसीएस एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहा हूं, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे 2022 के कवर करेंगे, हम डिटेल में कवर करेंगे मल्टीपल वीडियोस में, और एक वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन कवर करूंगा, जिससे आराम से समझाऊंगा आपको। शांत दिमाग से पढ़ना है आपको, कोई आप किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे, आराम से पढ़िए। अभी कंपटीशन का जब टाइम आएगा तब देखेंगे, अभी तो आपको नॉलेज एक्वायर करनी है और रिवाइज करना है। इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए नीचे कमेंट्स में लिख दो, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में और पीसीएस सारथी चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ या पीपीटी दोनों शेयर किए जाते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।